सो गाइज, कैसे हो आप लोग। आई वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माई चैनल हमारा झारखंड। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉल्स हमें भी आ रहे थे। जो लोग कोर्स में जुड़ना चाहते थे हमारे चैनल से, बहुत लोगों ने स्वविक ऐप को डाउनलोड भी कर लिया है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, अगर आपने सीजीएल की तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो आप तैयारी स्टार्ट करो, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा फॉर्म भरने के बाद। तो चलिए, हम आपकी जैसे सीजीएल की तैयारी को मजबूत करने के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया हुआ था। मॉक टेस्ट 1 हमने दिया था, मॉक टेस्ट 2 है। हम आपको लगभग 50 से 100 मॉक टेस्ट देंगे, इसमें आपके 1000 से 1500 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। वो झारखंड जनरल साइंस, जनरल स्टडीज सबसे रहेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको सीजीएल में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं, ताकि आप एग्ज़ाम को अच्छे से आसानी से क्रैक कर पाओगे। सो जो भी लोग हमारे चैनल हमारे झारखंड को नहीं सब्सक्राइब किए हो, दोज जो आर प्रिपेयरिंग फॉर जेपीएससी, जेएसएससी एंड एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ झारखंड, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको यहाँ बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे जो आपको एग्जाम को क्रैक करने में मदद करने वाले हैं। एंड दिस इज मी योर मेंटर एंड गाइड, आई एम विकास कश्यप। सो आई विल बी कोचिंग यू थ्रू आउट होल योर जर्नी ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। हम आपको एग्जाम की तैयारी में बहुत मदद करने वाले हैं। और ये रहा हमारा ऐप। जिन लोगों ने अब तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, जो लोग हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो, क्योंकि बहुत लोग हमारे कोर्सेज से जुड़ चुके हैं, सो जो और भी लोग हमारे कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो, वो हमारे इस ऐप को, स्वविक क्लासेस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। और फॉर एनी इंक्वायरी यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन ऑल दिस 3 नंबर्स गिवन हियर। कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट करो, आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। और जो डिस्काउंट था, हमने तो 10% का डिस्काउंट भी देकर रखा हुआ है। ये स्वविक क्लासेस का लोगो है और प्ले स्टोर पे आपको ऐसा हमारा ऐप देखने को मिल जाएगा। और ये सारे कोर्सेज जो हम लेके आए हुए थे, हमने बताया था कि सीजीएल की तैयारी आप एक अटेम्प्ट में कैसे क्रैक कर सकते हो। तो हमने उसमें बता रखा था कि किस किस पोर्शन को आपको थ्रोली पढ़ना है। जैसे कि आपका रीजनल पेपर मैं खोटा पढ़ा रहा हूँ, झारखंड, मैथ्स, रीजनिंग, ये 4 पोर्शन ऐसे हैं जिसको आपको थ्रू इन थ्रू पढ़ना है। मतलब आपको थॉरो पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, डेप्थ में, क्योंकि यहाँ जो चीज़ आप पढ़ोगे एक कॉन्सेप्ट के रूप में आपको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होगा। क्योंकि 100 क्वेश्चन आपको खोटा या फिर रीजनल पेपर से आएंगे, तो वो इंपॉर्टेंट होगा। झारखंड इंपॉर्टेंट होगा। मैथ्स और रीजनिंग में आपको बिना कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बनेंगे नहीं। लेकिन बाकी जो पोर्शन है, जैसे कि कंप्यूटर, जनरल साइंस और जनरल स्टडीज, सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन, कंप्यूटर, उसके लिए आप ऑब्जेक्टिव अप्रोच को अपनाओ। उससे क्या होगा कि आप कम समय में उस 20 या 30 आने वाले प्रश्न को अटेम्प्ट ले लोगे, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो ये हमारा कोर्सेज है। एक तो खोटा पेपर है जिसका प्राइस आज के डेट में डिस्काउंट करके 7099 है। मैथ्स एप्टीट्यूड है जो आपको ये 899 में आज के डेट में आपको मिल जाएगा। एक कंप्लीट कॉम्बो कोर्स है जो आज के डेट में आपको 4049 में उपलब्ध है। ये आपका सामान्य ज्ञान है जो 1349 में आज के डेट में आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर है जो ये करीबन 630 के आसपास आपको मिल जाएगा। और ये विदाउट खोटा, जो लोग झारखंड या मैथ्स पढ़ना चाहते हैं उनके लिए 2399 आज का प्राइस है। मुझे लगता है आज या कल ये डिस्काउंट 10% जो फ्लैट डिस्काउंट हमने दे रखा है, ये भी ओवर हो जाएगा। तो जो लोग अपने आप को इनरोल नहीं किए हो, किसी भी तरह का लैकनेस मत बरतो आप लोग। 1000 सीट के लिए ये वैकेंसी आई है और मुझे लगता है कि इट्स वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आप सबको ग्रैप्स करना चाहिए। तो आप सीजीएल की तैयारी में कोई कसर मत छोड़ो। एग्जाम देखो जब होगा, आप अभी से तैयारी स्टार्ट करो, क्योंकि पूरी तैयारी जो है आपको सब कुछ पढ़ना है, अच्छे से टेस्ट और मॉक लगाने हैं, तब जाके आप एग्जाम को निकाल पाओगे। तो ये पूरा प्रोसीजर में 4 से 5 महीना आपका जाएगा, मैंने बताया भी था। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग इन टाइम, हम आज का अपना पहला मॉक टेस्ट 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देखो। क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द मैन हु स्टार्टेड द हरि बाबा मूवमेंट। कि हरि बाबा आंदोलन को स्टार्ट करने वाले जो प्रमुख व्यक्ति थे, वो उनका नाम आपसे ये जानना चाहता है कि हरि बाबा आंदोलन जो 1931 में हुआ था, इसे किस व्यक्ति ने स्टार्ट किया था। ऑप्शंस आपके पास है, डुका हो, कार्तिक उरांव, देवन मांझी और रामदयाल मुंडा। सो इसे किस व्यक्ति ने स्टार्ट किया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा डुका हो। हरि बाबा जो है, इन्हीं को हरि बाबा का ही, इन्हीं को हरि बाबा या उर्फ डुका हो भी कहते हैं। हरि बाबा को ही क्या बोलते हैं, डुका हो भी कहते हैं। और ये जो आंदोलन स्टार्ट किया गया था, इस आंदोलन का मेन मकसद क्या था, प्यूरिफिकेशन करना। ये जो हो जनजाति थी, इनके ऊपर कोई बाहर से जो आउटर टायरनी जो है, ये बाहर के लोगों से मुक्त हो सके, यूनाइट हो सके, ये प्यूरिफाइड हो सके, अपने धर्म के प्रति भी
तो इन सब चीज़ों को लेकर हरिबाबा आंदोलन को स्टार्ट किया गया था। और इसका एक और मोटिव क्या था, ये जो आंदोलन स्टार्ट हुआ तो इसमें और एक काम जो हुआ वो हुआ प्रोपागेशन ऑफ सरना धर्म। कि ये जो सरना धर्म है इसका प्रचार प्रसार भी इस आंदोलन के प्रारंभ में किया गया। इस आंदोलन के दौरान सरना धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ाया गया और जितनी भी हो जनजाति हैं सबको यूनाइट करना, उनका प्यूरिफिकेशन करना, धर्म के प्रति उनकी जागरूकता बढ़ाना, इन सब चीज़ों को लेकर यह हरिबाबा आंदोलन किया गया था। जिसके मुख्य नेतृत्व या प्रणेता कौन थे, तो दुकाहो थे। सही उत्तर क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, दुकाहो इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और प्रश्न देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपको बोल रहा है कि हु वाज द लीडर ऑफ डोंडा मिलिट्री रेबेलियन, कि डोंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। आपके सामने प्रश्न है कि डोंडा सैनिक विद्रोह जो हुआ उसका नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन क्या है हमारे पास, गोपाल राय, गोविंद राय, गणपत राय और गणेश राय। तो इसका सही उत्तर होगा आपका गणपत राय। गणपत राय इज द करेक्ट आंसर। कुछ प्रश्न में सिर्फ आप उत्तर याद रखो, एक्सप्लेनेशन बहुत अधिक जरूरत नहीं है, जहां जरूरत होगा मैं वहां बताता भी चलूंगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। गणपत राय जो थे डोंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि वेयर वाज द लैंडलॉर्ड ऑफ ओरमांझी उमराव सिंह एंड हिज दीवान शेख भिखारी हैंग्ड इन जनवरी 8, 1858। कि ओरमांझी के जमींदार उमराव सिंह और उनके जो दीवान थे, दीवान का नाम क्या था, शेख भिखारी, उन दोनों को 8 जनवरी 1858 को कहां फांसी दी गई थी। और ऑप्शन में आपको पूछा है चुट्टूपाली वैली, शेषनाग तालाब, तमार हिल, तमार की पहाड़ी और नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये शेख भिखारी बहुत फेमस प्रसिद्ध नाम है। एक्चुअली 1858 के आसपास हुआ क्या था कि अंग्रेज जब वहाँ के जो लोकल राजा रजवाड़े थे उन पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो इन लोग उनके खिलाफ विद्रोह किए थे। उस विद्रोह में उमराव सिंह जो जमींदार थे वो भी, और उनके जो दीवान थे शेख भिखारी। तो रांची के आसपास जो ये चुट्टूपाली वैली है वहाँ पे इनका मुठभेड़ हुआ। अंग्रेजों को बहुत क्षति पहुंची क्योंकि ये पहाड़ी पे पहले से मौजूद थे। इन्होंने जब तक इनके पास बंदूक में गोलियां थी लड़े, उसके बाद पहाड़ी से ये पत्थर गिरा के अंग्रेजों के बहुत सारे सैनिकों को इन्होंने मार दिया। बाद में अंग्रेज देखे कि हम तो हार रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया कि लोकल ट्राइब से, लोकल गाँव वाले की मदद से चुट्टूपाली वैली जो था उस तक जाने का दूसरा रास्ता निकाला। और बाद में जाने के बाद ये इनको पकड़ लिया गया और मांझी के जमींदार उमराव सिंह और उनके दीवान को, और उन दोनों को वहीं बरगद के पेड़ से लटका दिया गया, फांसी दे दिया गया। ऐसा माना जाता है कि आज भी वो पेड़ बहुत ही सुरक्षित है। बहुत दिन हो गए हैं, आज भी उस पेड़ के आसपास बहुत सारे इनके शहादत के तौर पे वहाँ पे बहुत सारा मेला वाला का आयोजन होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है। तो एक्चुअली जो इसका सही उत्तर है वो है चुट्टूपाली वैली, ए चुट्टूपाली घाटी जो है, यहाँ पे शेख भिखारी और उनके जो जमींदार थे उमराव सिंह, इन दोनों को 8 जनवरी 1858 में फांसी दे दी गई थी। तो सही उत्तर क्या होगा, ए होगा। चलो चौथा देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 बोलता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान पंचेत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर कहां भेज दिया गया था। ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन विच जेल वाज द किंग ऑफ पंचेत राजा नीलमणि सिंह लॉस्ट आफ्टर हिज अरेस्ट। कि उनको अरेस्ट करके 1857 के बाद किस जेल में भेजा गया था, किसे, तो राजा नीलमणि सिंह को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ग्वालियर जेल भेजा गया। कहाँ भेजा गया, ग्वालियर जेल भेजा गया था। देखो आपको जो भी यहाँ क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना, सारे के सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं सीजीएल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बिलीव मी, हम लोग काफ़ी मेहनत करके ये सब क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं। और इसके 50-60 कम से कम मॉक टेस्ट आएंगे, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं सब इंपॉर्टेंट होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ झारखंड से क्वेश्चन रहेगा, इसमें हम जनरल साइंस, जनरल स्टडीज़ को मिक्स करने वाले हैं। तो 1-2 मॉक के बाद आप देखोगे कि इसमें साइंस, जनरल स्टडीज़ मतलब विज्ञान अध्ययन सबके क्वेश्चन इसमें मिलेंगे आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 क्या बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द रिवोल्यूशनरी ऑफ एंटायर सिंहभूम रीजन ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1957। 1857 हो गई है। 1857 ईस्वी के क्रांति में संपूर्ण सिंहभूम क्षेत्र में क्रांतिकारियों के प्रमुख नेता कौन थे। कि 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम की पहली आग भड़की और हमारा जो सिंहभूम क्षेत्र था वहाँ से
जो प्रमुख नेता निकले जिन्होंने 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान दिया, वो थे हमारे कौन? इसमें से ऑप्शन आपको चुनना है, राजा अर्जुन सिंह, राजा हेमंत सिंह, राजा ब्रिज बिहारी सिंह और राजा कुणाल सिंह। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सी होगा, राजा ब्रिज बिहारी सिंह। सी इज द करेक्ट आंसर कि राजा ब्रिज बिहारी सिंह सिंहभूम क्षेत्र के प्रमुख नेता थे जो 1857 की क्रांति में भागीदारी लिए थे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? सी हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप लोग। 6 क्या बोल रहा है कि परमवीर चक्र विनर एल्बर्ट इक्का बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिगेड्स ऑफ द आर्मी, कि परमवीर चक्र से सम्मानित एल्बर्ट इक्का सेना के किस ब्रिगेड से संबंधित थे? तो पहले तो आप ये समझो कि परमवीर चक्र, ये जो पीबीसी है ना, ये जो अवार्ड है, ये हाईएस्ट गैरेंटी अवार्ड है इंडिया का ब्रेवरी के लिए। ये जो पीबीसी है, परमवीर चक्र, ये इंडियन सोल्जर्स को जो दिया जाता है हाईएस्ट अवार्ड फॉर वैलोर। ठीक है, मैंने उनकी ब्रेवरी के लिए, बहादुरी के लिए सबसे ऊंचा जो पुरस्कार है, जो सम्मान है, ये परमवीर चक्र है। अब एल्बर्ट इक्का जी की बात की जाए तो देखो कुछ पॉइंट्स आप याद रखना है कि एल्बर्ट इक्का को ये सम्मान प्राप्त हुआ क्यों? क्योंकि उनकी डेथ हो गई थी। जो इंडो पाक वार था, जो इंडो पाक वार था, उसमें एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ गंगा सागर। बैटल ऑफ गंगा सागर, हम इसे हिंदी में भी लिख दे रहे हैं ताकि हिंदी के बच्चों को दिक्कत ना हो। 1971 में जो भारत पाक युद्ध हुआ, ये जो भारत पाक युद्ध हुआ, पाक युद्ध जो हुआ, उसमें एक लड़ाई हुई थी, इसका नाम था बैटल ऑफ गंगा सागर। ठीक है, गंगा सागर। तो बैटल ऑफ गंगा सागर में इनकी जान चली गई थी, इन्होंने शहादत प्राप्त किया था। ये शहीद हुए उस भारत पाक के युद्ध जो 1971 में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1971 में। तो इसी के लिए इन्हें पीबीसी परमवीर चक्र से इन्हें सम्मानित किया गया। और ये किस ब्रिगेड से थे? तो ये ब्रिगेड ऑफ द फाइटर्स। आंसर क्या होगा? ए, ब्रिगेड ऑफ द फाइटर्स, ए। इसका सही उत्तर क्या होगा? ये किस ब्रिगेड से संबंधित थे? तो ब्रिगेड ऑफ द फाइटर्स से ये संबंधित थे। ठीक है, सही उत्तर क्या होगा? ए। अब इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट में याद रखना कि एल्बर्ट इक्का 1971 का जो भारत पाक युद्ध हुआ था, उसमें भी एक जंग हुई थी जिसका नाम था बैटल ऑफ गंगा सागर, उसमें इनकी जान गई थी, उसमें इन्होंने उनको शहादत मिली थी। तो सही उत्तर क्या होगा? ए। चलो क्वेश्चन में 7 देखो। 7 क्या बोलता है? क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। 7 बोल रहा है कि बिहार के मुगल सूबेदार इख्तियार खान ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण और संधि कब की थी? इसका देखो सही उत्तर क्या होगा। मैंने पूरा इतिहास आप लोग को पढ़ाया है, और जो लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो और जो लोग कोर्सेज शायद कोर्सेज में इनरोल नहीं किए होगे, वो इनरोल कर जाओ, क्योंकि हमने जिस तरह से कंटेंट हमारी टीम आपको दे रही है, हम बाइलिंगुअल कंटेंट दे रहे हैं। और झारखंड में कोई भी ऐसा चैनल नहीं आपको मिलेगा जो आपको बाइलिंगुअल कंटेंट दे। इंग्लिश कंटेंट ही कोई नहीं दे रहा, तो बाइलिंगुअल देने का सवाल ही नहीं होता है। और हम काफ़ी मेहनत करके आपके पास ये सब कंटेंट लेके आ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में। सो आई होप कि आप लोग को पसंद आ रहा होगा। सो इसका जो सही उत्तर है कि व्हेन डिड द मुगल सूबेदार ऑफ बिहार इख्तियार खान इन्वेडेड एंड इंटर्ड एन एग्रीमेंट विद प्रताप राय। प्रताप राय आपको याद है ना, जिन्होंने कैपिटल कहाँ शिफ्ट किया था? जी, प्रताप राय ने कैपिटल शिफ्ट किया था। आप मुझे कमेंट में बताना कि कैपिटल को कहाँ, राजधानी को कहाँ शिफ्ट किया था प्रताप राय ने। ये क्वेश्चन आया हुआ था पिछले बार के, इस बार जो जेपीएससी का पीटी हुआ है उसमें भी ये प्रश्न था। मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट में बताएं कि प्रताप राय ने कैपिटल कहां से कहां शिफ्ट किया था। ठीक है, तो हम प्रश्न पे चलते हैं कि ये बोल रहा है कि बिहार के मुगल सूबेदार इख्तियार खान ने पलामू के चरवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण और संधि कब की थी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बी, 1643 और 44 में इनकी संधि हुई थी। ठीक है, उत्तर क्या होगा? बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। ये बोला है कि दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी के प्रथम एजेंट कौन थे? हु वाज द फर्स्ट एजेंट ऑफ साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी? तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है कैप्टन विल्किंसन, मेजर बैरो, कैप्टन टाइलर एंड मेजर ली ग्रांट। तो आपको बताना है कि जो साउथ वेस्ट फ्रंटियर था उसका जो पहले एजेंट थे उसका नाम क्या है? साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के जो पहले एजेंट थे उसका नाम क्या था? तो जो पहले एजेंट के रूप में साउथ वेस्ट फ्रंटियर की कमान जिन्होंने संभाली थी वो थे हमारे कैप्टन विल्किंसन। सही उत्तर क्या होगा? ए, कैप्टन विल्किंसन। ठीक है, चलो क्वेश्चन 9 देखते हैं। 9 बोल रहा है कि झारखंड क्षेत्र का पहला नागरिक प्रशासक कौन था? हु वाज द फर्स्ट सिविल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ झारखंड रीजन? कि झारखंड रीजन का पहला
एडमिनिस्ट्रेटर कौन था, मतलब नागरिक प्रशासक कौन था। तो उस समय झारखंड क्षेत्र का जो पहला नागरिक प्रशासक बना वो भी कैप्टन विलियम ही बने थे। तो ये दोनों प्रश्न के उत्तर आप याद रखना कि कैप्टन विलियम होगा, सही उत्तर क्या होगा, डी। तो कैप्टन विल्किंसन के नाम पे आपको दो बातें याद रखनी है। पहली बात है क्या कि झारखंड क्षेत्र का पहला एडमिनिस्ट्रेटर या नागरिक प्रशासन कैप्टन विल्किंसन था। और यहाँ क्या था कि ये जो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी है, दक्षिण पश्चिमी सीमांत है, इस एजेंसी का पहला एजेंट भी कैप्टन विल्किंसन ही थे। ठीक है, तो कैप्टन विल्किंसन दो जगह है, दोनों याद रखना। एक तो एजेंट थे साउथ वेस्ट फ्रंटियर के, दक्षिणी पश्चिमी सीमांत के, और दूसरा है कि झारखंड के पहला नागरिक प्रशासक भी थे। तो ए और डी इसका दोनों का करेक्ट उत्तर होगा 8 और 9। 8 और 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10 में चलते हैं। अब देखो 10 में हम आपको बहुत सारी बातें बताएंगे जो क्वेश्चन डिस्कशन के लिए होगा, जिसमें आपको हम एक्स्ट्रा बीट दे सकते हैं, हम जरूर देंगे आपको। आप जब भी वीडियो देखो तो कुछ ना कुछ लेके बैठा करो कॉपी पेन, ताकि आप कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को नोट कर सको। तो ये क्या बता रहा है कि भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ भूमिज रिबेलियन। भूमिज विद्रोह काफ़ी फेमस है, हम इसको पहले थोड़ा देखते हैं, कुछ पॉइंट्स इसमें देखते हैं। क्वेश्चन देखो, यहाँ मैंने कर दिया। अब देखो ये बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ भूमिज रिबेलियन। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो देखो भूमिज विद्रोह जो है, इसका दूसरा एक नाम है जिसका नाम है गंगा नारायण सिंह हंगामा। मतलब इसी भूमिज विद्रोह का दूसरा नाम क्या है, गंगा नारायण सिंह का हंगामा। ठीक है, तो भूमिज विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था। यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि गंगा नारायण सिंह ने किया था। इसका सही उत्तर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम थोड़ा भूमिज विद्रोह के बारे में जानते हैं कि भूमिज विद्रोह कब हुआ, क्यों हुआ, इसका सही रीजन क्या रहा। सो अब हम जानते हैं कि पहले ये भूमिज विद्रोह हुआ कब। तो देखो भूमिज विद्रोह जो हुआ ना, भूमिज रिवोल्ट जो हुआ वो कब हुआ, तो 1832-33 में हुआ। और इसी भूमिज विद्रोह को दूसरा नाम क्या दिया गया, तो गंगा नारायण सिंह का हंगामा भी इसे कहा जाता है। इसे गंगा नारायण सिंह का हंगामा की संज्ञा भी दिया जाता है। देखो अब हम इसके प्रमुख कारण को जानते हैं। देखो हुआ क्या था कि अंग्रेजों द्वारा ना उत्तराधिकारी का जो नियम था उसमें बदलाव कर दिया गया था। अब समझना इस बात को ढंग से। देखो इसके नियम, 2-3 नियम मैं आपको 2-3 आपको कारण बताऊंगा कि भूमिज विद्रोह क्यों हुआ। तो पहला कारण था कि ये जो उत्तराधिकारी बनाने का जो नियम था, मेरी हिंदी नहीं है, मैं बार बार बोलता हूं आप लोग को, इसलिए देख लेना। उत्तराधिकारी के नियम में बदलाव, एक तो इसका ये रीजन था, अंग्रेजों द्वारा जो उत्तराधिकारी का नियम था उसमें कुछ बदलाव इन्होंने कर दिया था। जैसे कि मान लो अगर एक राजा की 2 पत्नियां हैं, मान लो ए और बी 2 पत्नियां हैं, और ये हमारा रहा किंग। इस किंग की 2 पत्नियां ए और बी, और ये बड़ी है ये छोटी है, लेकिन इसका जो बेटा है वो इसके बेटे से छोटा है। मतलब ए का जो बेटा हुआ वो इसके बेटे से छोटा है। तो रूल नियम के हिसाब से तो पहली जो पत्नी पटरानी होती है उसी के बेटे को गद्दी मिलनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजों ने इस बात को नहीं माना और जो दूसरी पत्नी थी उसके बड़े बेटे को, जो बेटा इससे बड़ा था, उसको क्या किया, गद्दी दे दिया। इस तरह के कुछ उत्तराधिकारी के नियमों में उन्होंने बदलाव किया था, जिसके कारण गंगा नारायण सिंह के पिताजी को भी गद्दी नहीं मिली थी, तो पहले ही वहाँ भड़के हुए थे। दूसरा बात है कि शोषण किया जा रहा था इन लोगों का। और तीसरा रीजन है कि कर, जो टैक्स लगाया जा रहा था ना, टैक्स लगाया जा रहा था वो भी अधिक था। तो ये कुछ प्रमुख रीजन थे जिसके वजह से क्या हुआ कि भूमिज विद्रोह हुआ। अंग्रेज के खिलाफ तो वो थे ही। तो गंगा नारायण सिंह ने जो दीवान है माधव सिंह को मार के इस विद्रोह को स्टार्ट कर दिया था। किसको मारा था, माधव सिंह को मारा था। उनके जो दीवान है माधव सिंह को मार के भूमिज विद्रोह का शुरुआत कर दिया था। तो आपको इसमें याद कर रखना है कि यह विद्रोह 1832-33 में हुआ। क्यों, क्योंकि अंग्रेजों ने उत्तराधिकारी के जो नियम थे उसमें बदलाव कर दिया। अगर एक राजा की 2 पत्नियां हैं और बड़ी पत्नी का जो बेटा है छोटी वाली पत्नी दूसरी पत्नी के बेटे से छोटा है, तो उससे गद्दी नहीं दे रहे थे, ये इसे दे रहे थे। और भी कुछ नियम बदलाव इन्होंने किया था, जिसकी वजह से जो एक्चुअल उत्तराधिकारी है उसे राजा की गद्दी नहीं मिल रही थी, किसी और को मिल रही थी। तो ये एक बहुत ही असंतोष का कारण बना। दूसरा है कि भाई इनका शोषण भी किया जा रहा था। अब मान लो राजा ने जबरदस्ती किसी और को उत्तराधिकारी बनवा दिया, तो वो व्यक्ति से अंग्रेज क्या करते, तो टैक्स लेते। तो अब जो राजा बना वो अंग्रेजों के सहयोग से बना था, तो वो वहाँ के लोगों पे अत्याचार करता था, एक्सेस कर लगा देता और बहुत सारी ऐसे ऐसे नियम निकाल रहा था जिससे वहाँ के लोग पीड़ित थे या दुखित थे।
तो इन सब चीज़ों को लेके क्या हुआ था कि भूमिज विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? गंगा नारायण सिंह ने किया था। और कैसे किया था? तो माधव सिंह को मार के ये रिवोल्ट विद्रोह स्टार्ट किया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गंगा नारायण सिंह। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो क्वेश्चन 10 बोल रहा है कि विच मुगल सूबेदार फ्रॉम बिहार इन्वेडेड एंड ऑन पलामू 1660 कि 1660 में पलामू का जो किला था 1660 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू किले पर आक्रमण कर उसे जीत लिया था? तो इसका सही उत्तर जो है आप डायरेक्टली याद करो, ये होगा दाऊद खान। कौन होगा? दाऊद खान। दाऊद खान जो है पलामू का किला 1660 में, पहले ये भी तो बिहार का ही पार्ट था, तो मुगल सूबेदार दाऊद खान ने पलामू का जो किला था उस पर आक्रमण करके 1660 में उसे जीत लिया था। आंसर क्या होगा? डी, दाऊद खान। क्वेश्चन 12 देखो, वेयर डिड भूमिज रिवोल्ट हैपन? अभी तक हमने पढ़ा भूमिज विद्रोह के बारे में कि 1832-33 में हुआ। किसने किया? तो गंगा नारायण सिंह ने किया। क्यों? उत्तराधिकारी के नियम में बदलाव, एक्सेस कर और शोषण के खिलाफ। अब ये पूछ रहा हुआ कहाँ? तो देखो ये सिंहभूम और बाणभूम के क्षेत्र में हुआ था। तो आपका बाणभूम तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सिंहभूम। तो एक पॉइंट और आप याद रखोगे, भूमिज रिवोल्ट कहाँ हुआ? तो सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ। ठीक है, सही उत्तर हो गया आपका ये सिंहभूम। अब क्वेश्चन 13 देखो, 13 बोल रहा है कि भूमिज विद्रोह का नायक गंगा नारायण सिंह किसका पुत्र था? एक प्रश्न और निकल आया कि भूमिज विद्रोह जो हुआ, जो 1832-33 में हुआ, सिंहभूम में हुआ, जिसके नियम कारण मैंने आपको बता दिए क्यों हुआ। ये पूछ रहा है कि गंगा नारायण सिंह जिन्होंने इस रिवोल्ट का नेतृत्व किया, उसके पिताजी का क्या नाम था? तो अब याद रखना, उनके पिताजी का नाम लक्ष्मण सिंह था। और लक्ष्मण सिंह को भी गद्दी मिलनी थी, लेकिन अंग्रेजों ने जो उत्तराधिकारी के नियम में बदलाव किया उससे इनके पिता को भी गद्दी नहीं मिली थी। तो इस बात का संतोष उनके मन में बहुत दिन से भरा हुआ था। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा? गंगा नारायण सिंह किसके बेटे थे? तो लक्ष्मण सिंह के बेटे थे। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। अब भूमिज विद्रोह से लगभग आपके 5-7 प्रश्न निकल के आते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव के तौर पे आज आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब चलो 14 देखते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर पढ़ो। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट डू द गौंड ट्राइब्स कॉल शिफ्टिंग कल्टीवेशन परफॉर्म बाय देम? कि गौंड जनजाति द्वारा की जाने वाली शिफ्टिंग कल्टीवेशन, देखो एक तरीका एग्रीकल्चर का, शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको बताते हैं। इसको घूम विधि भी बहुत जगह बोलते हैं। ठीक है, कि मतलब आज यहाँ किए कल्टीवेशन, फिर कुछ समय के लिए छोड़ दिए ताकि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट है वो वापस आ जाए, फर्टिलिटी उसकी रिगेन हो जाए, जो उसकी मिट्टी की उर्वरक शक्ति वो लौट आए। फिर जैसे मान लो ये आज हमने यहाँ खेती किया, कुछ समय के लिए छोड़ दिया ताकि मिट्टी की जो शक्ति वापस आ जाए, फिर हमने यहाँ किया या फिर यहाँ किया। तो ये भी बोल रहा है कि गौंड जनजाति जो थे उनके द्वारा ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, जिसे कि आप बोलते हो स्थानांतरित कृषि, इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को बोलते क्या थे? तो इसे बोलते थे हम दीपा या बेवर। क्या बोलते थे? दीपा या बेवर। इसका सही उत्तर क्या होगा? दीपा या बेवर। मतलब गौंड जनजाति जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करता था, स्थानांतरित कृषि, उसे हम क्या बोलते हैं? दीपा या बेवर बोलते हैं। ये भी जान लो कि क्यों किया जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का फायदा ये है कि जब आप मिट्टी को, कहीं आपने खेती करी और उस मिट्टी को कुछ समय के लिए आपने छोड़ दिया, तो मिट्टी क्या करता है? फिर से अपना उर्वरक शक्ति को रिगेन कर लेता है, अपने न्यूट्रिएंट को फिर से प्राप्त कर लेता है और फिर से खेती के लिए तैयार हो जाता है। तो जब दोबारा आप खेती करोगे तो अच्छी खेती होगी, उससे सॉइल को नुकसान भी नहीं होता है, मिट्टी को नुकसान भी नहीं पहुंचती और आपकी खेती अच्छी होती है। सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ वेरी गुड प्रैक्टिसिंग कल्चर। सो 14 का आंसर क्या होगा? दीपा एंड बेवर बोलते हैं इसे। 15 देखो, 15 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कंसिडर्ड सैक्रेड बाय द पीपल ऑफ करमाली ट्राइब्स? कि करमाली जनजाति किस नदी को पवित्र नदी मानते हैं? ये जो करमाली जनजाति है वो किस नदी को पवित्र नदी मानते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दामोदर। करमाली जनजाति जो है दामोदर को एक पवित्र नदी के रूप में मानते हैं, जैसे हम लोग गंगा को मानते हैं पवित्र नदी के रूप में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? दामोदर इज द करेक्ट आंसर। आंसर डी। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 क्या बोला? देखो, हम आपके लिए 25 क्वेश्चन का सेट लेके आए हैं। ये जितने भी प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ, आप सब का सब समझ आए तब भी ठीक, नहीं समझ आए तो मेरे पॉइंट्स के साथ इसको आप याद कर जाओगे। और जो लोग सीजीएल कोर्स में इनरोल नहीं किए हो, आप इनरोल करो, इसलिए कि तैयारी आपको पहले से करके रख लेनी है ताकि एग्जाम आप क्रैक कर सको। सो हमारा ऐप, सभी क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके आप उसमें आगे देख सकते हो कोर्सेज के बारे में। अब देखो ये क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल सूबेदार क्रस्ट द रेबल शोभा सिंह
ऑफ बंगाल एंड रहीम खान ऑफ उड़ीसा हु हैड ransacked एंड कैप्चर्ड द सिटी ऑफ राजमहल इन 1697। समझना प्रश्न को पहले कि 1697 ईस्वी में किस मुगल सूबेदार ने राजमहल में लूटपाट करने वाले एवं नगर पर कब्जा करने वाले विद्रोहियों, जिसमें कि नाम किसका है, सोबा सिंह का और रहीम खान का दमन किया। मतलब सोबा सिंह और रहीम खान ने राजमहल में लूटपाट किया, नगर पर कब्जा किया था। तो इसके खिलाफ किस मुगल सूबेदार ने 1697 में इनका दमन किया? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जबरदस्त खान ने। ठीक है, नाम भी जबरदस्त है, दमन किया तो होगा ही। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? ए, जबरदस्त खान। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये पूछ रहा है कि भूमिज विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? भूमिज विद्रोह का व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ भूमिज रिवोल्ट? तो अभी हमने आपको बताया था 3 मुख्य कारण उसके। क्या क्या बताए थे? कि अंग्रेजों द्वारा जो उत्तराधिकारी का नियम था उसमें बदलाव किया गया। दूसरा कि एक्सेसिव कर रेवेन्यू जो है राजस्व में वृद्धि कर दी गई थी। तीसरा आपको मैंने बताया था कि शोषण किया जा रहा था। अब आप देखो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इंक्रीज इन रेवेन्यू, कि राजस्व में वृद्धि होने के कारण सबसे ज़्यादा लोग को दिक्कत हो रहा था। तो ये प्रमुख रीजन में ये चारों पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही होगा, इंक्रीज इन रेवेन्यू। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। तो आज मुझे लगता है कि भूमिज रिवोल्ट के जितने प्रश्न हैं, बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको दे दिया, ये तो कम से कम कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो देखो एक होता है कि यही चीज़ मैं बता रहा था कि जब आप जनरल साइंस, जनरल स्टडीज़ और कंप्यूटर पढ़ोगे ना, तो देखो एक हमने ऑब्जेक्टिव से ही इस पूरी चीज़ को समझ लिया, और एक होता है कि आप थियोरेटिकली पढ़ोगे। तो बहुत बार जब इस तरह के एग्जाम होते हैं ना, सीजीएल जैसा एग्जाम है, ये ऑब्जेक्टिव नेचर का एग्जाम है, तो कभी कभार आपका अप्रोच भी जो होना चाहिए ना, योर अप्रोच शुड बी ऑब्जेक्टिव। योर अप्रोच शुड बी ऑब्जेक्टिव। कहने का मतलब है कि इतना अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर लो ना कि एग्जाम के दिन आपको फील ही ना हो कि हम एग्जाम देने आए हैं। बहुत बार आप क्वेश्चन से तैयारी कर लेते हो, इसीलिए बोलते हैं कि सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपको टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट लगाना ही होगा एग्जाम को निकालने के लिए। जैसे देखो यहाँ भूमिज विद्रोह हमने तो ऑब्जेक्टिव से ही कवर कर लिया कि भाई गंगा नारायण सिंह ने कराया, 1832-33 में कराया, पिताजी लक्ष्मण सिंह थे। कारण मैंने आपको बता ही दिया, कहाँ हुआ था, सिंहभूम क्षेत्र में हुआ, रीजन आपको पता ही है। तो इस तरह से भी एक टॉपिक को कवर किया जा सकता है। तो इसलिए हर समय हार्ड वर्क ना करके कभी कभार स्मार्ट अप्रोच भी लो, क्योंकि स्मार्ट अप्रोच रणनीति स्टडीज से आजकल के एग्जाम निकलते हैं। हर समय सिर्फ हार्डवर्क के भरोसे एग्जाम नहीं निकलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वेयर इज राजमहल फॉसिल सेंचुरी लोकेटेड? ये बोल रहा है कि राजमहल फॉसिल अभ्यारण्य जो है ये कहाँ स्थित है। मैंने ज्योग्राफी के एक लेक्चर में बताया है कि फॉसिल जो है कहाँ बने, कहाँ झारखंड में मिलेंगे। 2 जगह मैंने बताया है। अगर आपने ज्योग्राफी का लेक्चर नहीं देखा, यूट्यूब पे मौजूद, आप देख लेना, उससे आपको समझ जाएगा कि झारखंड में अगर फॉसिल मिलेगा तो कहाँ मिलेगा। और अगर आप वो समझ गए हो तो इसका उत्तर आप बिना सोचे समझे साहिबगंज लगा दोगे। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं अभी बताने नहीं वाला हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ ज्योग्राफी में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था कि अर्थ क्रस्ट का जब मूवमेंट होता है, लावा बाहर निकला, जब मनुष्य पेड़ पौधे सब थे, तो ये क्या किया, इसको ट्रैप कर लिया। और ट्रैप करने के बाद ये बहुत इसके ऊपर और बनते गए लेयर्स, और जो नीचे जीव जंतु पेड़ पौधे जो जब दबे हुए थे वो क्या बनाए, अल्टीमेटली फॉसिल बना दिए। ठीक है, तो फॉसिल बना दिए। तो झारखंड में से 2 जगह 2 स्थान है जहाँ मैंने बताया था आपको। तो एक तो ये साहिबगंज है, दूसरा कहाँ है, पलामू में जो एक एरिया है, आप देखना वहाँ पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैंने बस आपको हिंट करके बताया कि ऐसा मैंने बताया है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, राजमहल फॉसिल अभ्यारण्य कहाँ है, तो साहिबगंज में है। देखो, जो चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ों के प्रश्नों के उत्तर जो है आपको डायरेक्टली मिल ही जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो, चलो, बेतला नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? ये बोल रहा है कि बेतला नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है। तो बेतला नेशनल पार्क जो ऑप्शन दिया है, ये इसमें से तो प्रसिद्ध है टाइगर रिजर्व के लिए। बेतला नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है, तो बाघ संरक्षण के लिए, टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है। क्योंकि पीटीआर जो है ना, पलामू टाइगर रिजर्व, पीटीआर क्या है, पीटीआर है आपका पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व मतलब पलामू बाघ संरक्षण। ये जो है, ये बेतला का एक इंटीग्रल पार्ट है, ये बेतला का ही पार्ट है पलामू टाइगर रिजर्व। और आपको इसमें 1-2 पॉइंट और याद रखो, एक पॉइंट और याद रखो, झारखंड में तो एक ही मतलब कि बाघ संरक्षण केंद्र है, वो आपका पीटीआर है। और ये बना कब था, तो ये 1973 में बना था। कब बना था, 73 में। कभी कभार 74 भी देता है ऑप्शन में, तो 73-74 आप दोनों याद रखो। तो पीटीआर कब एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये नवंबर 1973 में हुआ था। मंथ चाहो तो मंथ भी लिख लो।
पीटीआर जो पलामू टाइगर रिजर्व है, जो पलामू व्याघ्र संरक्षण है, ये आपका 1973 या 1974 भी कभी कभार आपको मिल जाएगा, लेकिन 73 आप लोग याद रखना। ये नवंबर 1973 में बना था और ये बेतला नेशनल पार्क का ही ये क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है, एक इसका पार्ट है। इसलिए बेतला नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, तो टाइगर रिजर्व के लिए फेमस है। कहाँ है, तो पलामू डिस्ट्रिक्ट में है, आप लोग को पता होगा, नाम भी है पलामू टाइगर रिजर्व। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 20 देखिए। 20 बोल रहा है कि स्वर्ण रेखा वैली प्रोजेक्ट स्टार्टेड ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान, कि किस पंचवर्षीय योजना में स्वर्ण रेखा रिवर वैली प्रोजेक्ट जो है, नदी परियोजना जो है वो लागू की गई थी, उसकी शुरुआत की गई थी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा 5th, 5वीं जो पंचवर्षीय योजना प्लान है उसमें स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत की गई थी। सही उत्तर क्या है, डी। ये सब याद रखने वाला प्रश्न डायरेक्टली, इसको आप याद रखो। क्वेश्चन में 21 देखो। अब देखो 21 को मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाह रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया है, हम इसको फिलअप करेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखो ये क्या बोल कह रहा है, ये बोल रहा है कि वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ साउथ छोटा नागपुर डिवीजन लोकेटेड, कि साउथ छोटा नागपुर डिवीजन का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो एक बार जब डिविजन्स की बात हुई है तो हम आपको थोड़ा बताते हैं कि झारखंड में 5 डिवीजन है, जैसा कि हम दिखा रहे हैं आपको। नॉर्थ छोटा नागपुर 1, पलामू 2, साउथ छोटा नागपुर 3, कोल्हन 4 और संथाल परगना 5। तो 5 डिवीजन है झारखंड के। प्रमंडल कितने हैं झारखंड के, 5। पलामू डिवीजन का जो मुख्यालय वो कहाँ है, मेदिनीनगर डाल्टनगंज, वो यहाँ है। देखते चलो, मैं इसीलिए बस बता रहा था कि एक ही बार एक प्रश्न पूछा है ना, हम 5 कवर कर लेंगे। यहाँ है आपका डाल्टनगंज, मेदिनीनगर। कहाँ है ये, मेदिनीनगर में है, मेदिनीनगर, मेदिनीनगर में इसका मुख्यालय है। किसका, पलामू डिवीजन, पलामू प्रमंडल का। नॉर्थ छोटा नागपुर का जो मुख्यालय है यहाँ है, हजारीबाग में, हजारीबाग। साउथ छोटा नागपुर जो कि प्रश्न आपका पूछा है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो रांची में है। कहाँ है, रांची में है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा रांची, सी, रांची में है। ठीक है, आंसर क्या हो गया, सी। अगर मैप में देखें तो मैप में हो जाएगा यहाँ रांची, मतलब जो साउथ छोटा नागपुर है, जो दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल है, उसका मुख्यालय कहाँ है, रांची। संथाल परगना का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, यहाँ दुमका, दुमका। और कोलन डिवीजन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो चाईबासा। कहाँ हो जाएगा, चाईबासा, चाईबासा। तो प्रश्न पूछा था हमसे एक कि दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ होगा, तो रांची। मैंने आपको 5 बताया कि 5 प्रमंडल में बांटा गया झारखंड को, पलामू, नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, कोलन और संथाल परगना। और ये 5 में जो पलामू प्रमंडल है उसका मुख्यालय मेदिनीनगर है, दिखाया मैंने। उत्तरी छोटा नागपुर जो प्रमंडल है उसका है हजारीबाग, वो भी बता दिया। दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल है उसका रांची, वो भी बता दिया। कोलन डिवीजन जो है, कोलन प्रमंडल, उसका जो मुख्यालय है वो चाईबासा है। और जो संथाल परगना डिवीजन है उसका मुख्यालय कहाँ है, दुमका, वहाँ बता दिया। और ये ब्लैंक मैप मैं यहाँ लेके आया हूँ ताकि एक बार और आपको झारखंड के हर डिस्ट्रिक्ट का प्रैक्टिस कराया जाए। तो देखो मैप भरते कैसे हैं, एक बार आप इसको याद करो ताकि आप कभी भूलोगे नहीं। आपको पता होना चाहिए किसका बाउंड्री कहाँ है, क्योंकि जब आप एक बार कर ले, तो जैसे इसको देखो आप, अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि पलामू प्रमंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो आप जब फिलअप करो खुद से तब तो आपको समझ में आएगा। इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट है संथाल परगना में। इसमें देखो कौन कौन हो गया, इसमें आपका हो गया, देखो यहाँ मैं बताते चल रहा हूँ, पलामू में कौन कौन हो गया, गढ़वा, पलामू और यहाँ हो गया लातेहार। तो 3 डिस्ट्रिक्ट पलामू डिवीजन में है। अगर नॉर्थ छोटा नागपुर की बात करूँ तो यहाँ चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया, फिर आपका ये हो जाएगा धनबाद और ये हो जाएगा बोकारो। ठीक है, तो और रामगढ़ भी इसमें अटैच हो जाएगा, तो ये लगभग 7 हो जाएगा इसमें। तो 7 3 10, यहाँ कितना हो रहा है देखो, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज, जामताड़ा और देवघर। यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो 7 6 13 3 16। इसमें क्या क्या हो जाएगा, ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और यहाँ हो जाएगा आपका सरायकेला खरसवान। तो 13 3 16, 7 3 10 3 13 और यहाँ हो जा रहा 6 19। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें आपका आ जाएगा क्या क्या, देखो इसमें आ जाएगा आपका लोहरदगा, रांची, खूंटी, गुमला और सिमडेगा। 5 19 5 24 और 24 डिस्ट्रिक्ट हमारे झारखंड में। तो जब आप प्रमंडल को देख लेते हो ना, और अगर मैपिंग करने आपको पता चल गया, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन इससे निकाल सकते हो। मैंने अपने ज्योग्राफी के लेक्चर में बताया है कि देखो कैसे पकड़ना है। आज मैं बस आपको एक बार फिलअप करके बताता हूँ। देखो ये रहा गढ़वा, ये रहा पलामू, ये रहा चतरा, ये रहा हजारीबाग, ये रहा कोडरमा, ये रहा गिरिडीह,
ये रहा देवघर, ये रहा जामताड़ा, ये रहा दुमका, ये रहा गोड्डा, ये रहा पाकुड़, ये रहा साहिबगंज। इधर से अगर चलते हैं, ये रहा लातेहार, ये लोहरदगा, ये है गुमला, ये सिमडेगा, ये वेस्ट सिंहभूम, ये ईस्ट सिंहभूम, ये रहा सरायकेला खरसवान, ये रहा खूंटी, ये रहा रांची, ये रहा रामगढ़, ये रहा बोकारो और ये रहा धनबाद। ठीक है, देखो 24 जिले हो गए कि नहीं हो गए। अगर आपने फिंगर टिप पे ज्योग्राफी को रख लिया है, अगर आपने पढ़ा है वैसे जैसे मैंने पढ़ा है, तो आपको बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। अब आप चाहो तो काट सकते हो प्रमंडल को, अब आप चाहो तो प्रमंडल को काट सकते हो। लो ये एक प्रमंडल हो गया यहाँ से यहाँ तक। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे पढ़ रहे हो। देखो तरीके से पढ़ना, सिलसिलेवार ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमने जो अपने कोर्सेज को लॉन्च किया है ना, उसमें हम इसी तरह से आपको मैप के थ्रू बता रहे हैं कि देखो ज्योग्राफी को इतनी आसानी से भी पढ़ा जा सकता है। अगर आपने मैपिंग सीख लिया है, डिस्ट्रिक्ट को भरना सीख लिया है, तो आपसे कोई पूछे कि नॉर्थ में कौन कौन स्टेट टच कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट टच कर रहे हैं, आप बता दोगे। वेस्ट में, ईस्ट में, साउथ में उड़ीसा को कौन कौन बॉर्डर टच कर रहा है, बिहार को कौन सा टच कर रहा है डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल को कौन सा टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ को किससे टच कर रहा है, यूपी को कौन सा डिस्ट्रिक्ट टच कर रहा है। तो आप जब मैपिंग सीख जाते हो ना, तो आप बहुत सारे प्रश्न निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए ये तो मैंने एक ग्लांस दिया था। मैंने जो कोर्सेज डिजाइन किया, जो ज्योग्राफी के लेक्चर में दे रहा हूँ, वो उसी तरह से है। तो जो लोग झारखंड को नहीं अच्छे से पढ़े हो, पढ़ना चाहते हो, हमारे ऐप में कोर्सेज को खरीद सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं 22। देखो ये बोला है कि व्हेन वाज बंगाल टेनेंसी एक्ट पास्ड। बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पास किया गया था? थोड़ा हम स्पीड अप करते हैं। बंगाल टेनेंसी एक्ट कब पास हुआ? तो बंगाल टेनेंसी एक्ट जो हुआ 1885 में पास हुआ। इसी को बोलते हैं बंगाल काश्तकारी अधिनियम। बंगाल टेनेंसी एक्ट को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं बंगाल काश्तकारी अधिनियम। शायद हिंदी में सही नहीं लिख रहा हूं तो समझ लेना, अधिनियम। ठीक है, और ये 1885 में किया गया था। कब पास किया गया था? 1885 में। क्यों? क्योंकि बंगाल में उसमें किसानों ने बहुत भारी विद्रोह कर दिया था। तो एक टेनेंसी एक्ट, एक अधिनियम बनाया गया जिसके तहत जो जमींदार हैं और जो टीनेंट है, कहने का मतलब जो मालिक है और जो किराएदार है, उन दोनों के अधिकारों को इसमें बताया गया है। तो ये जो बंगाल टेनेंसी एक्ट है, जिसे कि आप बंगाल काश्तकारी अधिनियम बोलते हो, 1885 में लागू किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि इसमें उस समय बंगाल में किसानों ने बहुत भारी विद्रोह कर दिया था और जमींदार और जो उनके टेनेंट है, जो उनके किराएदार होते हैं जमींदार के, टैक्स का भी इशू था। तो उन दोनों के क्या क्या अधिकार होंगे, कैसे टैक्स लिया जाएगा, दिया जाएगा, तो इस तरह की चीज़ों को, उनके अधिकार को बताने के लिए ये कानून को लाया गया था, जिसे आप बोलते हैं बंगाल टेनेंसी एक्ट। सही उत्तर क्या होगा इसका? ए। ठीक है, चलिए फट से आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। झारखंड की उपराजधानी कहाँ स्थित है? बहुत बच्चा क्वेश्चन है ये, तो चलिए इसको ऐसे ही बता दिया जाए भाई। झारखंड की उपराजधानी दुमका है। बी। एक आध प्रश्न निकल आते हैं इतने आसान। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? दुमका है। अबुआ दिसुम आंदोलन किसने शुरू किया था? अबुआ दिसुम आंदोलन किसने शुरू किया था? हु स्टार्टेड द अबुआ दिसुम मूवमेंट? किसने स्टार्ट किया था? इसका सही उत्तर होगा गया मुंडा। क्या होगा? गया मुंडा। अब इसमें बस एक बात जान लो, बिरसा मुंडा के द्वारा जो ग्रेट टुमुल्ट या उलगुलान बोलते हैं, टुमुल्ट का मतलब क्या होता है? विद्रोह, एक तरह का भारी शोर शराबा। उलगुलान, उलगुलान शब्द का मीनिंग क्या होता है? उलगुलान, उलगुलान शब्द का मतलब होता है भारी हंगामा, बहुत शोर शराबा। इस तरह से कोई विद्रोह उठाने की हर तरफ से आवाजें उठने लगी, तो उलगुलान वही था। इसी को द ग्रेट टुमुल्ट भी कहा जाता है। अबुआ दिसुम कहने का मतलब था, अबुआ, देखो एक डिमांड चलता आ रहा है बहुत दिन से, वो चलता आ रहा अबुआ दिसुम, अबुआ दिसुम और अबुआ राज। अबुआ राज कहने का मतलब है, इसको आप ऐसे समझो, आवर स्टेट आवर रूल, आवर रूल, हमारा राज्य हमारी, रूल क्या होगा? हमारा शासन, हमारा राज्य हमारा शासन। तो यही अबुआ दिसुम अबुआ राज का बात जो चलते आ रहा है, अभी भी आप देखोगे न्यूज में सुनने को मिल जाएगा। तो ये जो अबुआ दिसुम आंदोलन था, इसे किसने शुरू किया था? तो गया मुंडा ने शुरू किया था। उत्तर आपका होगा ए। उलगुलान का मीनिंग आप समझ लो, भारी शोर शराबा, हंगामा, विद्रोह टाइप का कुछ। ठीक है, अब बहुत बड़े पैमाने पे, इसीलिए द ग्रेट टुमुल्ट भी से कहा जाता है। अब आज का अंतिम प्रश्न कि तोपचांची झील कहाँ है? वेयर इज तोपचांची लेक सिचुएटेड? तोपचांची झील जो है वो कहाँ है? इसका सही उत्तर क्या होगा? धनबाद में है। कहाँ है? धनबाद में है। तो ये रहा आपका मॉक टेस्ट 2 के 25 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न। आज आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा बिट जो मैंने दिए होंगे, आप उसको याद रखना। हमेशा मेरे जब आप मॉक टेस्ट को लगाओगे ना, तो 25 क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ, लेकिन बिलीव में 35 से 40 क्वेश्चन आप लेक्चर देखने के बाद आपको लगेगा कि आपने कर लिया है।
एक्स्ट्रा पॉइंट मैं हमेशा देता हूँ। तो जो लोग भी चैनल से नहीं जुड़े हो, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जो झारखंड की JPSC JSSC CGL या किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। और अगर CGL का कोर्स आपको करना है तो हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारी टीम से जुड़िए और अपनी तैयारी को एक अच्छा मुकाम दीजिए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं।